वेलकम 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 एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है सबके। सर पेपर बहुत बढ़िया हो गया है। बहुत इजी पेपर आया था भाई, बहुत इजी पेपर आया था। थ्योरी का एक आधा क्वेश्चन था जो थोड़ा ऊपर नीचे था, देखा नहीं है। वो ऐसे चैप्टर से आए जो हम ज़्यादा पढ़ के नहीं जाते हैं, बट प्रैक्टिकल सुपरबली इजी, सुपरबली सारे क्वेश्चन चेपे चेपे। मतलब इससे आसान ऐसे का पेपर नहीं हो सकता आई थिंक। बहुत आसान, हल्का सा लेंदी था, बट थोड़ी सी स्पीड पर करा होगा तो मैनेजेबल था, हो जाएगा। बट हाँ भाई, मतलब कोई बड़ा टॉपिक देखने को नहीं मिला। पोर्टफोलियो से आया काफ़ी सारे क्वेश्चन, बट एज सच फॉरेक्स से कोई हेजिंग वाला क्वेश्चन नहीं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं। आपका डेरिवेटिव से कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं, इंटरेस्ट रेट का आया ही नहीं। तो यस, पेपर आसान था। म्यूचुअल फंड नहीं आया, तो पेपर वॉज वेरी गुड। बाकी आप पे कैसे करके आए हो आप एक बार देख लें, नजर डाल ले क्या क्या आया। पहला क्वेश्चन आ गया मर्जर एक्विजिशन से। अगर नहीं करके गए होगे तो भाई मैंडेटरी वाला मार पड़ी होगी, लेकिन अगर ऊपर ऊपर से भी पड़ा होगा ना तो इतना आसान क्वेश्चन है कि नॉर्मल वाला क्वेश्चन, रेशो निकालनी है, आर वाला निकालना है, एक्सचेंज रेशो, उसके बाद प्राइस वगैरह, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आ गया कॉर्पोरेट वैल्यूएशन से। एक बात बताऊँ, जाके स्टडी मटेरियल खोलो और ये फिगर्स चेक करो। 1 रुपया चेंज नहीं है, 1 रुपया। ये 750 माइनस 600 होगा कैपिटल डेप्रिसिएशन। 1 रुपये का भी चेंज नहीं है, सेम फिगर्स के साथ क्वेश्चन आया हुआ है। इतना आसान पेपर बना है कि फिगर्स भी चेंज नहीं हुई। एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये आया है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट से। हाँ, ये मुझे लगता है आप पढ़ के नहीं गए होगे, हाँ, बट थोड़ा बहुत तो लिख दिया होगा। उसके बाद ये आया है आईएफएम से। अच्छा, फॉरेक्स के 2 क्वेश्चन नहीं आया है इस बार। आईएफएम ने फॉरेक्स को कॉम्प्रीहेंड कर दिया, तो बस ये भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ये देखो ऊपर कुछ डेटा नहीं है सच। ये वाले डेटा से आपको क्या निकालना है, एनपीवी, बस बस। ये क्वेश्चन आईएफएम का कितने नंबर का, 8 नंबर का। उसके बाद फॉरेक्स था, कोई कुछ नहीं, फेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कोई हेजिंग नहीं, कोई आर्बिट्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं। क्या है, 2 मंथ फॉरवर्ड रेट निकालना है, बाकी के पार्ट्स पढ़ लो। क्या है, कुछ भी नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन है 8 नंबर में। उसके बाद हमारा आया हेजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, फिर से इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट से आया क्वेश्चन, और इसके वही मेथड से यार, वो आपका स्वैप वगैरह। ये क्वेश्चन है आपका डेरिवेटिव से। वंस अगेन बिना फिगर चेंज किए, ये 0.91 का ही बीता है स्टडी मटेरियल में। सेम क्वेश्चन सेम फिगर्स के साथ हमें दे दिया गया, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, कुछ भी नहीं। पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, वो आपका रिस्क फ्री सिक्योरिटीज वगैरह, सेम क्वेश्चन हूबहू। के बाद हमारा ये है कांस्टेंट रेशियो प्लान वाला क्वेश्चन पोर्टफोलियो से। ये मैंने जिससे मेरी बात हुई है ना, मैंने उनको पक्का बोला था कि रीबैलेंसिंग वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना, जरूर करके जाना। और दोनों वाला, मैंने तो एक इंश्योरेंस वाला होता है वो भी बोला था कि अगर वो छोड़ दो, लेकिन ये दोनों रीबैलेंसिंग के जरूर करके जाने। चले, पोर्टफोलियो पर ज़्यादा नंबर का आया है मनी मार्केट हेजिंग। अच्छा चलो, अब ये कह रहे हैं मेरे को कि म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है। ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन नहीं है, मुझे लग रहा होगा म्यूचुअल फंड प्लस पोर्टफोलियो का है। नहीं भाई नहीं, ये पोर्टफोलियो में ही फॉल करता है। पोर्टफोलियो की तरीके से ही सॉल्व होगा। अगर आपने सिर्फ पोर्टफोलियो पढ़ा हुआ है ना, आपसे हो जाएगा सॉल्व। कुछ भी नहीं करना था, टेबल बनाने से 2, अगर एक ही टेबल में कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे 2 टेबल बनेंगे, पहले ट्रेनर के लिए, फिर शाप के लिए, पहले उसमें बनाएंगे, फिर उसकी रैंकिंग करेंगे। कुछ भी नहीं करना था, 8 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ी कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है इसमें तो। के बाद हमारा था फिर से पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है। इसमें बस एक चीज़ लगी कि बच्चों से ये वाला वो पार्ट नहीं हुआ। क्यों भाई, फुल फेज में कुछ क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न की जगह 10% रखना था, उसके बाद वेट ए इंटू रिटर्न करना था, और वेट बी को 1 माइनस वेट लिखना था, बस। ये तो था जैसे नॉर्मल निकालते हैं, बस वेट बुल फेज बियर फेज में -5% रखना था बस। और क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था। चलो, फर्दर फीचर सिक्योरिटाइजेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन सिक्योरिटाइजेशन से। सिक्योरिटाइजेशन, फाइनेंशियल पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट और स्टार्टअप तो करके ही जाने थे, ये मैंने बोला था करके ही जाने हैं। उसके बाद फिर से पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इसमें वो वेट्स दे रखे हैं अलग अलग, उसके हिसाब से निकालना, और बीटा दे रखा है। उसके बाद वैसे ये क्वेश्चन भी बिना फिगर चेंज किया है, अगर ये आपने पढ़ा हुआ है तो। ये वाला क्वेश्चन था हमारा बॉन्ड से, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला डालते जाओ, आंसर निकलता आएगा। ये 5 सवाल 8 नंबर में पक्के। फिर फॉर्मूला डालने हैं और वैल्यू डालनी है, बस खत्म। क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें। बूट स्टैपिंग आ गया स्टार्टअप से, स्टार्टअप कह रहा हूँ, हाँ स्टार्टअप से। ट्रेड क्रेडिट के मेथड वगैरह बताने थे। ये बात है हमारा ये फाइनेंशियल पॉलिसी से आया हुआ क्वेश्चन दोनों। ये वाला भी, अब इसमें कह रहे हैं क्या निकालना है। अरे इतना बड़ा बड़ा लिखा था, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट लगाना है। कॉन्सेप्ट नहीं पता तो क्या हो गया, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट निकालना तो आता है, जी इक्वल टू बी इंटू आर तो आता है कि नहीं आता। और ये वाला क्वेश्चन दोनों फाइनेंशियल पॉलिसी से थे, ये भी हूबहू है अगर पढ़ा है तो।
मतलब ये कहोगे व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, वो क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि व्हाट मेक्स अ कॉर्पोरेट सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बस अब इतना तो समझ सकते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रहेगा ना, बस इसके नीचे भी है क्या, हाँ वाह, ये डायरेक्ट क्वेश्चन वेंचर कैपिटल का, वाह रिस्क मैनेजमेंट से, दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन। थ्योरी सिर्फ वो ऊपर वाले 2 पार्ट्स में थोड़ा है दिक्कत, जो पढ़ के नहीं गए होंगे, बाकी तो थ्योरी भी ठीक थी। फिर प्रैक्टिकल तो बहुत आसान था, प्रैक्टिकल मत क्या जाना कि मुश्किल आया था भाई, प्रैक्टिकल बहुत 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 आसान था। इसमें भी ये बॉन्ड वाला क्वेश्चन, इसमें भी बोला हुआ है कि रेट इंटरेस्ट रेट अलग अलग दे रखी है, उसके हिसाब से हमने निकालना है। अब इसमें क्या नहीं समझ आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा था हमें कि इसमें क्या नहीं समझ आ रहा, 4 अलग अलग रेट रखे, 4 अलग अलग केस रखे, इसमें क्या नहीं मतलब समझ आ रहा, 4 सिनेरियो, उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम प्राइस निकालना है। अरे भाई ये डालते चल रहा वैल्यूज अपने अपने उसमें इंटरेस्ट रेट की जगह, क्या नहीं समझ आ रहा था। चलो बाकी सब ठीक है, पेपर बहुत बढ़िया हो गया, अच्छी बात है। अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऑडिट में खींचेंगे, एमसीक्यू वाले पेपर आगे वाले तो एमसीक्यू में खींचेंगे। ऑडिट में सच बताऊं तो एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, तो सब्जेक्टिव में हमारे खींचने मुश्किल हो जाते हैं, तो एमसीक्यू बहुत ध्यान से करेंगे। और मेरे को लगता है एमसीक्यू थोड़ा दिक्कत भी देने वाले हैं, आपके टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे, तो उसको आप टाइम के हिसाब से चलते रहना, लेकिन एमसीक्यू इज़ गुड। अब बाकी हम एक बार ऑडिट का प्लान डिस्कस कर लेंगे क्या करना है। ये आ गया जी, अपना शुरू कैसे करना है, अभी बैठो 7:30 7:30 बजे तक आराम करो, उसके बाद क्या शुरू करेंगे, प्रोफेशनल एथिक शुरू करेंगे भाई। 16 नंबर जेब में लेके जाएंगे, मैं बताऊं प्रोफेशनल एथिक और आपका कैट, ये आपके बिल्कुल नंबर लेके जाते हैं अगर आपने लैंग्वेज ठीक लिखी है तो। प्रोफेशनल एथिक में नंबर बहुत कम करते हैं, कैट में तो करते नहीं, कैट में एक इकलौता चैप्टर है कैट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बाकी सबके क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। कंप्यूटर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर फ्री में लेके जाएगा, 4 पॉइंट लिखो, खत्म होगी कहानी, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करने पहले क्या करना है, प्रोफेशनल एथिक्स शुरू करेंगे, 3-3.5 मिनट लगेंगे आपको। इसमें गाइडलाइंस जरूर पढ़ना भाई, गाइडलाइंस इस बारे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए आपके वो बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हैं, तो गाइडलाइंस जरूर पढ़नी है। उसके बाद हम करेंगे सीएफएस के साथ हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जरूर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 4 नंबर का फ्री के नंबर है, इसको नहीं छोड़ेंगे। और ये मैं कहूँगा आधा घंटा लेगा, बस आधे घंटे में 4 नंबर पक्के, सुपर वाले 16 पक्के, और सीएफएस मैं सिर्फ अभी प्रोफेशनल एथिक और कैट की बात कर रहा हूँ, तो हमारे 20 नंबर पक्के हो गए। कितने में, 3.5 घंटे में, मैं कह रहा हूँ 4 लगा लो, 4 घंटे में आपके 1/5 पेपर खत्म हो गया, समझ रहे हो। अब सीएफएस के साथ थोड़ा सा टाइम बचेगा मैं कह रहा हूँ, उसमें ऐसे 300 सीरीज करोगे, कैसे हो सकता है, तो नहीं हो सकता, अरे हो सकता है। इसमें 300 ज़्यादातर आता नहीं है, तो तुमको थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद 320 बचा, इसमें सिर्फ बेंचमार्किंग वाला टॉपिक कर जाओ, 315 और 330 तो करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, और 315 तो सुपरली इंपॉर्टेंट, तो वो करना ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगले दिन उठेंगे सुबह, क्या करना है, ऐसे 500 की सीरीज। अब यहाँ पे तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कोई चैप्टर्स खत्म करने हैं, पीयर रिव्यू खत्म करना है, पहले मैनेजमेंट ऑडिट वगैरह खत्म करना है, तो तुम पहले चैप्टर्स उठा सकते हो। मैं पहले ऐसे 500 सीरीज खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 30 नंबर के एसेज आते हैं ना, तो 30 में से 15 नंबर के 500 सीरीज वाले एसेज होते हैं, तो ऐसे 500 सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने पहले कराई है। उसके साथ तुम कर सकते हो कारो और कंपनी ऑडिट। कारो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है वैसे इन्वेंट्री पे, लेकिन फोकस उन क्लॉजेस पे करना जो ऐड हुए हैं पिछली बारी, मतलब ऐड हुए हैं कारो 2020 में। ऐसा नहीं कारो वैसे करना पूरा है, लेकिन ज़्यादा फोकस उन पे रखना जो नया है, ठीक है। और कारो आएगा जरूर, दोबारा आएगा, क्योंकि अभी नया नया आया, तो बनता है, पिछली पार्ट भी आ चुका है, इस बार भी आएगा। साथ में कंपनी ऑडिट निपटा लो, नहीं तो कंपनी ऑडिट फिर लास्ट में तुम पन्ने पलटते हो। कंपनी ऑडिट अभी निपटा लो, 4 नंबर का आएगा। उसके बाद ऑडिट कमेटी बहुत ज़रूरी, LODR। अब ऑडिट कमेटी एक तो आपका लॉ में भी है, सेम है। अब क्या है कि ये ना 2 साइड पे आता है, 4 नंबर का सब्जेक्टिव में आएगा, 4 नंबर का MCQ में आएगा, तो ये छोड़ नहीं सकते हैं, ये वाला टॉपिक ऑडिट कमेटी छोड़ना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आधे दिन हमारा खत्म हो गया। अब आधे दिन के बाद हमने पीयर रिव्यू उठाना है। पीयर रिव्यू ऐसा टॉपिक है जो पिछले 4 अटेम्प्ट से लगातार आ रहा है, लगातार, और 2-3 अटेम्प्ट पहले ये कितने का आया, 10 नंबर का आया, किसमें, MCQs में 10 नंबर का, मतलब तुम छोड़ भी नहीं सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार क्वालिटी रिव्यू आ गया मे वाले अटेम्प्ट में, तो पीयर रिव्यू पे ज़्यादा ध्यान देना, लेकिन आएगा जरूर, पीयर रिव्यू पक्का देखेगा, चाहे आपको सब्जेक्टिव में देखे, चाहे आपको MCQ में देखे, ठीक है। उसके बाद NBFC निपटा देंगे, छोटा टॉपिक है, इससे MCQ बहुत सारे बनते हैं। और बैंकिंग जरूर करेंगे, बैंकिंग से आपका सब्जेक्टिव में भी आता है और MCQ में भी आता है सेम। मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं उठाया, क्योंकि इंश्योरेंस बच्चे थोड़ा डरते हैं उससे। इंश्योरेंस अगर टाइम मिला तो हम अगले दिन सुबह जरूर करेंगे, लेकिन अभी के लिए इंश्योरेंस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और 4 नंबर का आएगा, तो थोड़ा मुझे लगता है कि ये इंश्योरेंस को पीछे रख सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे PSU, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो सकता है। इंटरनल एंड मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। इंटरनल ऑडिट के साथ अगर यहीं पे 600 की सीरीज निपटा दोगे तो बहुत जल्दी निपट जाएगी, मिलती जुलती है थोड़ी। उसके बाद सारे एसेस खत्म करने वाले हम, 200, 700, 600 वाली सीरीज। 700 में आपके लिए 701 और 705 एंड 710 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 700 तो कोई छोड़ता ही नहीं है, बट 710 करके जाना, थोड़े चांसेस है इस बारी। उसके बाद 200 वाली सीरीज में 240 तो छोड़ नहीं सकते, 200
60 को कर लेना एक बारी, और आपका 220 और SQC1 करके जाना है। वैसे ऑल दो आ चुका है, लेकिन ये हर बारी दिख जाता है, तो इसकी ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट वाली स्ट्रेटेजी लगती नहीं इसमें, ये हर बारी दिख जाते हैं SQC1 और 220 वाले। उसके बाद जाते जाते अगले दिन सुबह क्या करना है, इंश्योरेंस करना है अगर आपको टाइम मिले, लेकिन नहीं लग रहा तो आप अपना फिस्कल लॉ निपटा लो, ठीक है, क्योंकि हमने फिस्कल लॉ यहाँ करा हुआ है। अगर यहाँ फिस्कल लॉ कर लिया आपने तो वेरी गुड, नहीं करा तो आप फिर यहाँ निपटा लो। फिस्कल लॉ करना जरूरी है, क्योंकि आएगा जरूर, इंश्योरेंस भी आएगा, लेकिन मेरे को लगता है फिस्कल लॉ के आपने क्लॉजेस वगैरह लिखे, और प्रोफेशनल एथिक में भी अगर आपने वो लिखा शेड्यूल वगैरह, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छी मिल जाते हैं इसमें, अगर आपको हमने पूरा आंसर नहीं भी लिखा, लेकिन इंश्योरेंस में फिर आपको पूरा आंसर लिखना पड़ता है। उसके बाद लास्ट में जाते आते ड्यू डिलिजेंस, ये मेरे को बहुत बड़ा टॉपिक लगता है 4 नंबर के हिसाब से, लेकिन अगर इनकेस पेपर वालों ने चाहा कि ड्यू डिलिजेंस और फॉरेंसिक दोनों डाल दिया और 8 नंबर का आ गया, तो हैप्पी बर्थडे भी हो सकता है। अब ऐसे 400 सीरीज में सिर्फ 2 ऐसे 450 तो 330 के साथ ही निपटा दोगे, 402 जरूर कर लेना, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया, तो सर्विस वाला ऐसे आ सकता है। और 402 में ना इनकेस अगर आपके पास पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, या इंश्योरेंस पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, ड्यू डिलिजेंस वगैरह, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन कर जाओ बस। ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक, इन्वेस्टिगेशन के पास एग्जामिनेशन कर जाओ, इंश्योरेंस के पास एग्जामिनेशन कर जाओ। इंश्योरेंस थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि MCQ में कभी कभी आ जाता है। ऐसे 402 वाला पास एग्जामिनेशन पढ़ जाओ, ठीक है। बढ़िया बढ़िया पेपर जा रहे हैं, आगे भी बढ़िया बढ़िया जाएंगे, ढील नहीं छोड़नी है बिल्कुल। 2 पेपर रह गए हैं बस पैराग्राफ वालों के लिए, तो बस ढंग से पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं अगली बार, ठीक है, बाय।